Good evening, everyone. Good evening. I thanks BVSS to organize this research-based discussion on GST because GST का I think people have started to say that GST version 1 over हो गया, अब phase 2 आ गया GST का, जहाँ पर in depth study की ज़रूरत है अब. So आज का टॉपिक अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग. Basically, it is on two entries of the schedule 3 and schedule 2. So पहली अगर हम बात करें सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर सिंपली सीटर अगर हम बात करें तो जीएसटी से आउट रखे हैं शेड्यूल 3 के थ्रू. बट इसमें इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है, वी वुड लाइक टू डिस्कस. सो फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस कि जीएसटी लगता किसके ऊपर है. सो एज पर सेक्शन 9 of the charging section, GST is leviable on supply of goods and services, and the goods which is defined as goods means every kind of movable property. So therefore immovable property is not falling within the definition of goods. Now the term service has been defined as service means anything other than goods. So a question arose कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है. सो अगर जीएसटी के डेफिनेशन की बात करें सर्विस की, सो यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सर्विस की डेफिनेशन के अंदर वो इंक्लूड है. सो अब अगर इन्होंने सर्विस की डेफिनेशन के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जीएसटी सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग पे लगाया जा सकता है कि नहीं. तभी तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस की एक्सक्लूजन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की अगर बात करें तो आर्टिकल 246 विच इज existing prior to the introduction of GST as well. So आर्टिकल 246 के अंदर टैक्स लगाने की पावर स्टेट्स सेंटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की हुई है. सो जो भी टैक्सेस लिस्ट 1 के अंदर, 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 के अंदर लिस्टेड हैं, उसके ऊपर टैक्सेस लगाने की पावर सेंटर को है. लिस्ट 2 के अंदर जितने भी टैक्सेस लिस्ट किए हैं उसके ऊपर टैक्सेस लगाने की पावर स्टेट्स के पास है. सो आर्टिकल 246 empowers to impose the tax listed in schedule 2 to the states. अब अगर हम इन दो एंट्रीज की बात करें, ये दो एंट्रीज हैं. एंट्री नंबर 49 ऑफ लिस्ट 2, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग, और एंट्री नंबर 63 ऑफ लिस्ट 2, which is rates of stamp duty in respect of documents other than those specified in the provision of list 1 with regard to the rates of stamp duty. So stamp duty का rate define करने की for the in respect of the documents, power with the state. Taxes on lands and building is power with the state. अब एंट्री 49 के ऊपर टाइम टू टाइम डिस्कशंस कोर्ट्स ने वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करी थी ऑन द सर्विसेज, ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑन सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, जो 2007 के अंदर फर्स्ट टाइम सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके अंदर 2000 होम्स रिटेल के अंदर 2009 में क्वेश्चन उठा कि क्या सेंटर के पास पावर है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने की. और टाइम टू टाइम इसके ऊपर वेरियस कोर्ट्स, अभी रिसेंटली अगर बात करें तो 2017 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंट्री 49 की वैलिडिटी अपहेल्ड की है. फॉर एंट्री 49 इज नॉट मतलब वैलिडिटी ऑफ द सेंटर टू इम्पोज सर्विस टैक्स वो अपहेल्ड की है, और उन्होंने बोला है कि इट इज नॉट इन्फ्रिंज ऑफ एंट्री 49. सो इसी तरीके से अब क्वेश्चन ये आया कि अगर एंट्री 49 में टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अगर स्टेट के पास है, तो क्या अब जीएसटी जो स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है उसके अंदर टैक्सेस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेस
सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के जीएसटी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो अगर हम अब आर्टिकल 246A की बात करें, जिसने पावर दी थी स्टेट और सेंटर को जीएसटी लगाने की, सो एंटी 246A की अगर आप स्टार्टिंग लाइन पढ़ें तो वो बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड it gives the power to state and center to levy the taxes on goods and services. Ab interestingly, the definition of service has been incorporated in the constitution itself in article 366(26)(a), where the term service has been defined anything other than goods. So in the constitution of India itself, the meaning of the service is defined very widely. So a question arises, what is the meaning of goods? So in the article 366(12), the meaning of goods is defined. Goods includes all material, commodities and articles. Now in the constitution, the definition of goods is inclusive definition. Now question arises, what is the definition of goods? So now in Sales of Goods Act 1930, the meaning of the goods is defined as the same meaning which is adopted by the VAT Acts as well as by the GST. Goods means any kind of movable property. So goods के अंदर movable property, any kind of movable property is included, and that service की definition के अंदर anything other than goods is included. So therefore in the constitution itself, the meaning of service is defined which is anything other than goods. So therefore immovable property is included in the definition of service. Therefore under the article 246A, read with definition of article 366(26)(a), state and center both are empowered to levy tax on immovable property. This is now I want that इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन, पुनीत सर भी आज हमारे साथ हैं, सो वो इसके ऊपर थोड़ा और एनलाइटनमेंट करें अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. नाउ इसके ऊपर अब पावर तो है स्टेट के पास भी और सेंटर के पास जीएसटी लगाने की, बट इसके ऊपर टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल के अंदर डेलिब्रेशन हुआ कि क्या लैंड और बिल्डिंग को हमें जीएसटी के एम्बिट में रखना चाहिए या जीएसटी से बाहर रखना चाहिए. So first time in the 5th GST Council meeting, agenda has been produced to discuss whether GST on land and building should be imposed or not. और ये डिस्कशन अल्टीमेटली 7th GST काउंसिल मीटिंग में हुआ था जो 22 और 23 दिसंबर को हुई थी 2016 के अंदर. अब इस मीटिंग में सबसे पहले तो यही बात डिस्कस हुई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन एजेंडा के अंदर भी ये प्रोड्यूस हुआ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जीएसटी कैन बी लेवाइड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड बिल्डिंग. सो दे हैव concluded in their agenda as well as in the meeting, yes, we have the power, and various states have discussed ki what are the favorable circumstances on imposing the tax on immovable property, say land and building, and what are the against it. So various states are in favor of this and various states are in against of it. Like Maharashtra says कि आप सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को बाहर रखो, बट उन्होंने सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर भी टैक्स लगाने के डिफरेंट मेथड प्रपोज किए थे 7th मीटिंग के अंदर. दिल्ली वाज इन द फेवर ऑफ इम्पोजिंग जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. अगर केरला की बात करें, केरला ने बोला कि हम आज भी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं उसके ऊपर वीएटी का जो हम बेनिफिट, जो वीएटी अगर किसी ने पे किया है सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर तो हम उसको उसका बेनिफिट देते हैं. तो दे आर अगेंस्ट ऑफ इम्पोजिंग टैक्स ऑफ सेल एंड बिल्डिंग. सो जो स्टेट टैक्स लगाने के फेवर में थे लाइक दिल्ली, जिन्होंने 11th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में दोबारा इसके ऊपर पॉइंट रेज किया, उन्होंने 2 रीजंस बताए कि 2 रीजंस के कारण क्यों इसको जीएसटी से बाहर रखें. सॉरी, दिल्ली ने बोला कि इसको जीएसटी के अंदर क्यों रखें. सो पहला उन्होंने पॉइंट बोला कि इससे इनपुट क्रेडिट चेन मेंटेन रहेगी, और दूसरा रीजन उन्होंने दिया कि इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी एट दिस टाइम
to curb the flow of black money. बट अगर 7 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसको बाहर रखने का एक और मेजर रीजन दिया गया कि अगर इसको भी जीएसटी के रिजीम में ले आए तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव और अल्टीमेटली ये जीएसटी का एक अगर जीएसटी को पीछे अगर उसको उसकी सक्सेस स्टोरी फेल होती है तो ये बहुत एक बड़ा रीजन बन जाएगा. So therefore finally in the 7th meeting what they have decided not to include the GST on land and building at this stage, and they said ki we will discuss after 1 year. But again in the 11th meeting the Deputy Chief Commissioner of Delhi has again raised this point, and ultimately the council has concluded no, we will retain our point 7th council discussion and we will discuss it later on. So ultimately what the GST council has decided that we will not impose GST on the sale of land and sale of building. So from this, although there is a power with the state and center to charge the GST on the sale of land and building, but the intent of the council, intent of the lawmakers are clear from this deliberation that for the time being they want to exclude it from the ambit of GST. So therefore they have specifically introduced an exclusion under the schedule 3 white entry number 5 that sale of building and sale of land shall neither be treated as supply of goods nor shall be treated as supply of service. So with that, the intent of the lawmaker is clear that they don't want to tax sale of land and sale of building. Now to more understand it in depth, we need to discuss its origin. कि what are the position in the previous tax regime, say VAT regime as well as service tax, and vis-a-vis इसकी जो आज position है GST regime के अंदर. So अगर if we talk about the VAT Acts के अंदर VAT is leviable on sale of goods, and as I discussed, every state VAT has adopted the definition of goods from the Sales of Goods Act 1930, which says that goods means every kind of movable property. So every VAT Act levies the tax on sale of goods. So therefore the immovable property, say sale of land or the sale of building, were outside the purview of the VAT Acts. And if we talk about the service tax law, from the service tax, from the negative list regime, they have defined the meaning of service is very wide. They have defined the service as any activity for a consideration. So therefore they have, since they do not have the power to tax the immovable property due to the entry 40, as we discussed, due to the article 246A read with entry 49 of the list 2, they have specifically excluded the transfer of immovable property from the definition of service. So therefore on the sale of land and on the sale of building, service tax was not leviable in the service tax regime also, and VAT was not leviable on the sale of land and sale of building. But under the GST regime, how they make a difference from the service tax regime? They said in the para 5 that sale of land shall neither be treated as a supply of goods nor supply of service. So now there is a difference between two. In the service tax regime, they said transfer of title in immovable property, whereas in the GST regime, they said sale of land shall not be treated as supply of goods or service. Now question arises, what is the difference between two? So for that, we need to examine that what is the meaning of immovable property. So neither in the Finance Act 1994, which is it's a service tax law, nor in the GST Act, the meaning of immovable property is given. Now section 3 of General Clauses Act 1897 provides
the definition of various terms of all central acts and regulation made after the commencement of this act, unless there is anything repugnant in the subject or context. So they says ki whatever the definition are given in the section 3 of the General Clauses Act shall be applicable on all central acts and regulations until unless is contrary provided in that act. So the term immovable property has been defined in section 326 of the General Clauses Act, which says immovable property shall include land, benefits arising out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. So if we pick two words from here, so immovable property में two types of immovable property are defined among others. First is land, and they have specifically defined benefits arising out of the land separately as immovable property. So what is the difference between the two? See, land contains various rights in itself. Like एक अगर लैंड इन जनरल आप किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ अटैच्ड जितने भी राइट्स हैं, उसको माइनिंग करने का राइट हो, उसको लीजिंग के देने का राइट हो, उसको ऊपर बिल्डिंग बनाने का राइट हो, जिसको हम डेवलपमेंट राइट्स भी बोलते हैं. सो उसके अंदर वेरियस राइट्स होते हैं, बट वंस यू आर ट्रांसफरिंग अ लैंड टू अ पर्सन, यू ट्रांसफर ऑल द राइट्स एंड बट the benefits which in itself is a separate rights. Let us say उसके आपने लैंड पर से ट्रांसफर नहीं किया, बट आप उसके साथ अटैच जो बेनिफिट्स हैं, लाइक आप माइनिंग राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहे हैं. सो यू आर नॉट ट्रांसफरिंग द लैंड, यू आर ट्रांसफरिंग द बेनिफिट्स which are arising out of the land. So therefore these two are separately independently defined as immovable property under the General Clauses Act. So now we can see the clear difference between the service tax regime and the GST regime, that in the GST regime only sale of land is excluded, but in the service tax regime the transfer of immovable property is excluded. Now इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जो आज की डेट में बहुत रियल एस्टेट में चर्चा में है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट राइट्स. नाउ डेवलपमेंट राइट्स is not in its land in itself, as we discussed. It's a benefit arising out of the land, and these development rights are benefit which are arises out of the land. Therefore it's a immovable property, but it's not a land in itself. So in the Chheda housing, the Bombay High Court has held that yes, development rights are rights which arises out of the land, and they relied on the definition of section 326 of the General Clauses Act, and they held that development rights are immovable property. So what the result of this in the service tax regime? So as we've seen that transfer of immovable property is not taxable, is not a service under the service tax regime. So therefore in the DLF Commercial Projects Corporation, the Chandigarh Tribunal has held that since the development rights arises out of the land and are immovable property, therefore it's not a service and not leviable to service tax. But the position is altogether different in the GST regime. In the GST regime only sale of land is excluded. Therefore development rights being a right arising out of the land, if we are transferring only development right and not the selling the land, it would be leviable to the GST. There is another problem which is associated with this land sale, that they have excluded the sale of land. But very interestingly in the GST regime, if we see that in the composite supply के concept के अंदर अगर आपके principal supply, the complete supply shall be treated as you are supplying the principal supply. So अगर हम sale of developed plots की बात करें, first of all in case of sale of developed plots,
or its sale of bare shell of land, ultimately the seller of land or the developer is only selling the land to the customer. But in the service tax regime, the department has started to issue the notices to the developers that no, you are not merely selling the land, but you are also separately developing the land also, and therefore you are liable to pay tax on the development of the plots which are part of your contract. So in that case also we are arguing the case that no, this is ultimately excluded from that. This is a part and parcel of the land, and therefore we are selling mere a land, not developing the land for the customer, and therefore it should be outside the ambit of service tax. But in the GST regime we are on the एक safer point पे हैं. What is that safer point? That we are supported by the definition of composite supply. Composite supply बोलती है कि अगर आप दो सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई शेल बी ट्रीटेड एज अ मेन सप्लाई. बट अब कॉम्पोजिट सप्लाई में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में देखें तो वो बोलती है 2 or more taxable supplies. So again department can raise a question that your sale of land is not a taxable supply. So in that case, for safer point of view, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक efficient model डेवलप कर सकते हैं. उस efficient model के अंदर what we can do, we can segregate the value of the sale of land and the sale of buildings, and we can charge the tax on the development charges, and again a benefit can be taken of the input tax credit because we are charging the GST on the development portion. Otherwise if we combined it with the sale of land, so then we will not be able to again avail the credit of ITC on the development charges. So therefore from tax efficient point of view, as well as from to avoid the litigation on these issues, we can develop a efficient model in this case. So ultimately what we see that sale of land is outside the ambit of GST, but we will see how it is again connected with the sale of building, where the apart from the sale of building, the developer also supply the land. We will also discuss one of the issue associated with the sale of land. Now another question is another point is sale of building. Pavanji, can I interrupt you for a minute? जी. Although you are taking it very wonderfully and all the provisions are there in the research material, but only the entry 46 of the Schedule 2 of the Constitution which we are referring, and where the land and building word has been used. So kindly throw light on this also, that there also immovable property word has not been used. It is only the land and building which is under the purview of the state government exclusively. So while saying there are both the powers under Article 246 with the state government and 246A with the GST Council, so how you will differentiate between these two powers? That's what I wanted to just ask. सर इसके ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा एनलाइटनमेंट मैं पुनीत सर को बोलूंगा कि वो करें. So after your deliberation. हाँ, right. So the another point is that in the 5th schedule, sale of building is also excluded from the purview of GST, but that is subject to the paragraph 5 of the schedule 2. Now we will see what is this paragraph 5b of the schedule 2, and we will also see what is the history of that schedule 2. But first of all, let us compare it with the service tax regime. So again, as we discussed in the service tax regime, transfer of title in goods in immovable property is excluded. So therefore sale of building is also excluded from here. But in the service tax regime, what they have done, they have included it in a deemed service, in a declared service
the construction of a complex building, civil structure or a part thereof, including the complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration received after the issuance of the completion certificate by the competent authority. So they have declared it as a service. What they have declared, that if a developer is constructing a building which is intended for sale to a buyer, when it is sold and the part of the consideration is received prior to the issuance of certificate, then it shall be deemed to be a service. अब इसको और फर्दर इन डेप्थ में जाने के लिए इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड द सेल ऑफ बिल्डिंग which is sold prior to the issuance of CC in the service tax regime as well as in the works VAT regime. So सबसे पहले अगर हम बात करें सर्विस टैक्स रिजीम की, तो पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वेट रिजीम की बात करते हैं, दैट वुड मोर क्लैरिफाई इट. सो in the VAT there is a concept called works contract which is inserted by the 46th constitutional amendment after the judgment of Gannon Dunkley 1. They have amended the constitution and they have included the 6 types of sales as deemed sale. In the article 2629A, they have inserted the definition of deemed sale, which shall be considered to be also a sale of goods. So one of this is that transfer of goods in property or in any other way in execution of a works contract. So therefore, any goods which are transferred in the execution of a works contract would be leviable to sales tax or per se VAT. सो इसके बाद एक क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट में के रहेजा के अंदर, विच इज पास्ड इन 2005. उसके अंदर एक इशू था कि एक डेवलपर अपने कस्टमर को फ्लैट सेल कर रहा है और उस फ्लैट के अंदर 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं. उस फ्लैट के अंदर मटेरियल है, उस फ्लैट के अंदर सर्विस है और उस फ्लैट के अंदर लैंड भी है. सो क्वेश्चन आया कि क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर VAT लगाया जा सकता है. सो के रहेजा के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज एनालाइज्ड द आर्टिकल 2629A which is inserted through 46th constitutional amendment and concluded that yes, although there are 3 elements in this, but the works it is one of the nature of the works contract. They defined this contract as a works contract and they said that goods portion in that can be taxed by the state through in the works contract, and they held it to be a works contract. But very interestingly, they have held in that judgment that the goods which are incorporated after the date of agreement shall only be taxed, and prior to the date of agreement whatever goods have been incorporated in that building cannot be taxed as itself. It's a transfer to by the builder to themselves. So again this position of K Raheja has been upheld by the L&T 2014 larger bench, which has upheld the validity of the K Raheja case, and they have concluded that yes, the sale of building by the developer to the buyer is fall within the definition of works contract. It's a nature of the works contract, and the government, the state government can levy the VAT on the transfer of goods involved in the sale of flat, and so the goods portion can be taxed as works contract. So now, even after the judgment of the Supreme Court in 2005, that the transaction of they have identified that in this element, there is an element of service involved in this case. But despite this fact, in the service tax regime, there is a entry
construction of complex, construction of residential complex, construction of commercial complex, there is an entry which is inserted in 2007, but in 2009 they have issued a circular that till the date the agreement is entered by the developer with the buyer, it shall be considered to be a self-service, and that circular has been accepted by the department in the Suresh Kumar Bansal case of Delhi High Court, that yes, we have issued such type of circulars. Now in the Finance Act 2010, they have inserted an explanation to the service of residential construction of residential or commercial complex. They have inserted an explanation in which they said that the construction which is intended for buyer for sale, which is intended for sale to buyer, and where except where the entire consideration is received after the issuance of completion certificate, that would be covered under this category that is residential construction of residential complex and residential of commercial complex. So from 2010 itself they have created a separate entry, although they have inserted the works contract service in the 2010, but they have carried this entry separately and works contract separately. So I want to discuss here that despite the fact that Supreme Court has held that these types of contracts are works contract, still they have kept this concept separately, that is the sale of flat or unit by a builder to the buyer, which is intended for sale and sold prior to the issuance of completion certificate, where part of the consideration is received prior to the issuance of certificate, and they have kept separately the concept of works contract. So now after this 2010, in the service tax in the negative list regime, they have specifically declared the service as separately, and they have separately declared the works contract service as separate service. And if we see the para 5 of the schedule 2, which declared many services as supply of many activities as supply of services, these all are similar to the declared services, which is defined in the service tax regime in section 66E. So basically they have copy pasted that concept, and again they have kept it separately, the construction of a complex which is intended for sale to a buyer and the works contract separately. So now what they said in the para 5, that sale of building shall not be treated as neither goods nor service, subject to the para 5b of the schedule 2. And what the para 5b of schedule says, again the same thing, construction of a complex or a building intended for sale to a buyer, except where the entire consideration has been received after the issuance of completion certificate. So here what we have discussed, that there is a concept of works contract, and till the GST, all states are levying the VAT on the sale of building by treating as works contract, as held by the Supreme Court in K. Raheja and upheld by the larger bench in L&T. But in the service tax regime, they have separately treated it, they have created a separate category of service in this, and they carried the same concept in the GST regime itself. अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आता है कि VAT regime के अंदर, as I discussed in the K. Raheja case, further upheld by the L&T larger bench in 2014, or I think it is in 2013, and CSD developers by Punjab Haryana Court in 2016. What they said, that the tax under the VAT under this can only be levied from the date of the agreement. So let us say, इसको एक एग्जांपल से मैं समझता हूँ कि मैंने एक फ्लैट खरीदा, मैंने एक फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदा है. अब उस फ्लैट का जो पोजीशन है वो ये है कि उसका पूरा
आउटर स्ट्रक्चर, आउटर आउटले पूरा बन चुका है. So जब मैं वो फ्लैट बुक कराने गया तो उसका पूरा का पूरा आउटर स्ट्रक्चर बन चुका था, उसका फसाड वर्क भी हो चुका था. What only left, उसका इंटीरियर रह गया था और उसके डोर्स लगने रह गए थे, उसके विंडोज लगने रह गए थे, उसका इंटीरियर, उसका पेंट, ये सब पॉइंट ये रह गया था. अदरवाइज आउटर स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी रेडी. सो इफ वी टॉक अबाउट इन द परसेंटेज, सो फ्लैट इज ऑलमोस्ट रेडी 70%. उस 70% कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने डेवलपर के साथ एग्रीमेंट किया कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस फ्लैट. सो इन द K Raheja and L&T, what the court has held, and in the CSD Punjab Haryana High Court has followed that judgment, that from the goods which are incorporated on or after the date of the agreement with the buyer can only be taxed under the VAT, and those goods which are already incorporated in the land that become part of the immovable property and therefore cannot be taxed. As in the VAT, only sales of goods can be taxed. But again, in the service tax regime, they are continued with the tax, the entire consideration, irrespective of the stage of the construction. In the VAT regime also, department used to tax by deductive method, and they used to tax it, but by all these judgments, we always going to pay the taxes and contest with the department that we will pay the tax only after the date of agreement. It is accepted by the VAT department of various states, but in the service tax regime, they from the very 2010 itself, they are going to tax on the entire consideration, even if on the date of agreement 95% of the construction has already been completed. So therefore, in light of these judgment of the Supreme Court, this issue can be either represented before the government or relief can be taken from the court that till the date of agreement, whatever construction has been done has already become the part of immovable property and should not be taxed, as in the GST regime, they have intent to exclude the sale of land and the sale of building. But as I said, they have the constitutional power. So again, this issue may come before the court that yes, we have a constitutional power and we have excluded only one particular category, that is only a sale of completed building and not the under construction building at whatever stage it is. So that issue again is a point of discussion and deliberation. Now another issue which is involved in this is that in this case, if you look, there is a 3 element involved in this, that is service, material and land. So again, on the service and material, both are, because this is treated as supply of service, so therefore service and material both together can be taxed under the GST as a service. Now as we discussed that the GST Council have intent and excluded the sale of land from the GST purview, and in this, since the land is involved, so it has to be excluded. So because land is excluded from the Schedule 3, so therefore in case of composite contracts, there should be a manner that how it should be excluded it, because land cannot be taxed. So now if we see the valuation rules, in the valuation rules, the law says that the section 15(4) says that if value cannot be determined in 15(1), then value has to be determined in the manner as may be prescribed. And if we see the section 15, it says that the government by notification provide that for class of persons for whom a valuation rules has to be prescribed, and for that a special valuation rule shall be prescribed by the government. So here the words are used prescribed. So now in the case of Suresh Kumar Bansal, the Delhi High Court has also interpreted the meaning of the word prescribed. In the service tax regime also, the word prescribed has been defined, that prescribed means as may be prescribed by rules. So government has specifically provided a definition of term prescribed,
which in the GST regime also, that the term prescribed means as may be prescribed by rules. So therefore the valuation rules has to be prescribed through the rules. The law, the CGST Act provides that valuation rules has to be provided by the valuation rules, through rules, sorry. अब सुरेश कुमार बंसल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने इशू क्या था? उसके सामने इशू ये था कि 2010 के अंदर जब ये सर्विस इनकॉर्पोरेट हुई, एज वी डिस्कस्ड फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने थ्रू एक्सप्लेनेशन रेजिडेंशियल ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर इस एंट्री को इनकॉर्पोरेट किया था और पैरेलली एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी डिफाइन की थी। और उन्होंने वैल्यूएशन रूल के अंदर जब वैल्यूएशन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए वैल्यूएशन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने बोला कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में गुड्स के एलिमेंट को कैसे एक्सक्लूड करना है, या तो आप एक्चुअल सर्विस की वैल्यू ले लो या फिर आप एक फिक्स्ड परसेंटेज विच इज 40 और 60, वो आप एक फिक्स्ड परसेंटेज एक्सक्लूड कर दो एंड 40 शैल बी कंसीडर्ड एज सर्विस एंड 60 शैल बी कंसीडर्ड एज गुड्स. So therefore they have provided a mechanism in the rules for the works contract. But अगर हम इस separate category of construction की बात करें जो flat sale की बात है, उसके लिए उन्होंने रेट नोटिफिकेशन के अंदर ही एक स्टैंडर्ड अबेटमेंट प्रोवाइड कर दी. इनफैक्ट रेट नोटिफिकेशन नहीं कहेंगे उसको अबेटमेंट नोटिफिकेशन. उन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू अबेटमेंट दे दिया था कि इन दिस केसेस the value of service shall be deemed to be 33% or 30% as they have amended time to time 25, 30, 33. So इस केस में ये चैलेंज हुआ कि क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के थ्रू कोई वैल्यूएशन मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब करती है. सो इन दिस केस द कोर्ट्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरियस जजमेंट, से मथुराम, अग्रवाल, गोविंद सारन, गंगा सारन, श्रीनिवासन शेट्टी. इस 3 जजमेंट्स में कोर्ट्स ने ये हेल्ड किया था कि एक टैक्सिंग इंस्टीट्यूट में बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए जिसमें इंटर एरिया वैल्यूएशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए. और उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक केस में ये बोला था कि वैल्यूएशन मैकेनिज्म कैन नॉट बी गिवन थ्रू अ सर्कुलर. सो इन दिस केस आल्सो सुरेश कुमार बंसल, द कोर्ट हैज रिलाइड ऑन दीज जजमेंट्स एंड सेड that since there is no mechanism available in the valuation rules of the service tax which provides that value of land exclude होगी, उस केस के अंदर आपको, क्योंकि वैल्यूएशन मैकेनिज्म आपने दिया नहीं है और लॉ स्पेसिफिकली बोलता है एज मे बी प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब का मतलब एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द रूल्स. सो देयरफॉर सिंस यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द रूल्स, so they have upheld that this valuation mechanism fails and therefore service tax cannot be levied on this. After this, the government has retrospectively amended the valuation rules from 2010 and inserted in the rules 2A itself that in cases where the value of land is also included in the contract, then the value of land shall be excluded. They have given a 3 manners. So they have given that actual value of the land, they have given a standard deduction method. So ultimately they provide a mechanism to exclude the land. Now again the same mistake has been carried on in the GST regime. What they have done, they have provided the valuation mechanism in the rate notification. They have said that in these cases 1/3 deduction shall be given towards the sale of land. So again they are not, first of all they are not providing it through a rules, because section 15 says that valuation mechanism has to be prescribed by rules. So therefore they have not provided it through rule and they have given a deduction through a notification. Now what the second mistake they have done, Only you may note one query also, and you maybe later answer this. When we are talking about the deduction or rate notification 11/2017 for nil rate for the portion of land, do we really talking about land or right attached to the land? Is it we are talking? No, we are talking about the land. And what about the right attached to the land? Because the
immovable property also include the unapportioned portion of the land which is being transferred. So you kindly clarify whether it is same as land or something else. I will do so. ठीक है. So in this case, so first mistake which we have discussed, that they have not provided through a rules and they have provided through notification. And the second mistake, what they have done, if we see the Gannon-Duncanary second judgment of the Supreme Court, the court has held that the government, they have prescribed that to charge the VAT on the goods portion, they have provided 8 things which has to be excluded from the value cost of the construction. They have defined the 8 elements which are constitute the element of services. So the court has held, the Supreme Court in the Gannon-Duncanary has held that if you have to exclude it, these specifically portion, and if the books of accounts of the developer is not of credence and it cannot be calculated from the books of accounts, or it cannot be proved to be correct books of accounts, then only you can provide a standard deduction method. Now here the government has compulsorily provided a standard deduction method of 1/3. So in this case also, the second mistake which is seemingly in this case, that they have provided a standard deduction, whereas in the Supreme Court in Gannon-Duncanary said that you have to provide first the actual mechanism and then after that the standard deduction. In the CSD developer also, the court has held, while they have read down the valuation rules of Haryana VAT Act, they said that since it is not providing the actual value of land deductions, or it is not providing the manner to compute the tax from the books of account, so therefore the rule is not correct. So therefore 2 points which we are carrying from it, that first of all it is not provided through the rules, which is considered to be incorrect by the Delhi High Court in the case of Suresh Kumar Bansal. Secondly, they have provided a standard deductions, which is again held to be which is against the principle settled in these types of cases by the Honorable Supreme Court is Gannon-Duncanary 2 judgment, and by the Punjab and Haryana High Court in the CSD developers. So for this we have also filed the 2 writ petitions in this Delhi High Court and Punjab and Haryana High Court to challenge the deemed value of land. Now a question has been raised that what if we are talking about that 1/3 land of deduction, so what we mean by it? So in the transaction of sale of flat, let us say मैंने अपना एग्जांपल लिया, मैंने एक फ्लैट खरीदा है, सो उस फ्लैट के अंदर मुझे सर्विस और मटेरियल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग मिलेगा, और मुझे अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड भी मिलता है. अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड मींस व्हाट? अगर वो 6 एकड़ का लैंड है, उस 6 एकड़ के लैंड के ऊपर कॉमन एरिया भी है और 20 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग भी खड़ा है. तो अगर हम देखें तो हर फ्लैट ओनर के पास उसका अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड का एक अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड की ओनरशिप उसके पास आती है. अगर मैं इसको सिंपली टर्म्स में देखूं, अगर मैं दिल्ली वाले केसेस उठा लूं, दिल्ली के अंदर अगर आपका 100 गज का लैंड है, 100 गज के लैंड के ऊपर ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और उसके ऊपर 3 फ्लोर और बने हुए हैं, तो चारों फ्लोर्स के ओनर्स, चारों फ्लोर्स के अगर ओनर की बात करूं, तो अगर आप फ्लोर वाइज बिल्डिंग फ्लोर खरीदते हैं तो आपको 25% अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड भी मिलता है. सो अल्टीमेटली आपको वो अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड जो है वो मिल रहा है, तो इसीलिए वो लैंड की डिडक्शन, बिकॉज यू आर ऑल्सो बाइंग अ वन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लैंड. व्हाई वी कॉल्ड एज अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड? बिकॉज इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 4 पीसेस कि अच्छा एक पीस आपका लैंड का हो गया, एक पीस आपका लैंड का हो गया, because it cannot be divided. But yes, you are the owner of that land, so you are the co-owner of that land. In that sense, you are the owner of undivided share of land. So therefore it is in this transaction the sale of land is also involved,
and in this notification they have provided the deduction towards the transfer of the undivided share of land. I think yes. Now I request to Puneet sir to further elaborate on this constitutional aspect. Thank you, Pawan ji. Thank you very much. मैं अभी without taking much time, I request Puneet Agarwal ji for their valuable remark. So question arises कि land and building के ऊपर tax लगाने की power is with the state, and GST में they are in some form taxing construction. तो इसको दो तरीके से देखने की बड़े अच्छी तरीके से जरूरत है. एक तो पवन, can you show those provisions of entries in the schedule 3 and 2? 3 and 2, okay. Schedule 3 and schedule 2. एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर एनालिसिस है जो अभी तक मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा जिसके ऊपर डिबेट हुई नहीं है, बट समहाउ ये परसेप्शन का इशू है. जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो हम उसको एक पिक्चर कलर अलग देने लगते हैं, और जब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको पिक्चर अलग देने लगते हैं. मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसको मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि क्या है, उसके बाद आई विल से व्हाट आई वांट टू से. So if you see, just show the schedule 3 first. आप सबको पता है कि शेड्यूल 3 में कवर वो होता है जो जिसपे जीएसटी नहीं लगता. इट्स लाइक अ नेगेटिव लिस्ट फॉर जीएसटी. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये सेल ऑफ लैंड को भी एक्सक्लूड करता है और सेल ऑफ बिल्डिंग को भी एक्सक्लूड करता है. एंड इट इज ओनली सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2. तो न सेल ऑफ लैंड पे एक्चुअली ये टैक्स लगाता, ना सेल ऑफ बिल्डिंग पे ये टैक्स लगाता. और ये ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकता, ये एंट्री 49 के बावजूद लगा सकती है. स्टेट गवर्नमेंट की एंड पावर होने के बावजूद 49 में ये यहाँ लगा सकते हैं. उसका कारण मैं बताऊंगा आपको क्यों लगा सकते हैं. बट बिफोर दैट लेजिस्लेटिवली इन्होंने ये बात पॉलिसी वाइज डिसाइड करी, जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड करा कि अभी हम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे टैक्स नहीं लगाना चाहते. और उसका रीजन प्योरली इकोनॉमिक्स में था. उन्होंने बोला कि हम अभी स्टैम्प ड्यूटी लगाते हैं. एक बात हम सबको ये समझने की जरूरत है कि अगेन स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट एंट्री 49 टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. स्टैम्प ड्यूटी की पावर अलग से और एंट्रीज के अंदर, आई थिंक एंट्री 63 या कुछ है शेड्यूल लिस्ट 2 के अंदर, रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन अदर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह 5-6 चीजें हैं जिसपे सेंटर के पास पावर है, बाकी सब चीजों के ऊपर स्टेट के पास पावर है. तो वो स्टेट जब पावर को एक्सरसाइज करता है वो स्टैम्प ड्यूटी लगाता है. तो वो लगाने को इस ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने पॉलिसी वाइज ये डिसाइड किया कि हम नहीं लगाएंगे. इसीलिए उन्होंने शेड्यूल 3 में बोला कि हम लोग न लैंड की सेल पे लगाएंगे ना बिल्डिंग की सेल पे लगाएंगे. सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, पहले उसको भी देख लेते हैं फिर मैं अपने एनालिसिस को आगे लेके जाता हूँ. इफ यू नाउ सी शेड्यूल 2, व्हाट इज पैराग्राफ 5B एक्चुअली? तो 5B आपका बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहला वर्ड जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट टैक्सिंग कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट टैक्सिंग लैंड, it is taxing construction of complex, building, civil structure or part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer. So even if a complex is intended to be sold to a buyer, यानी दो तरीके से कंस्ट्रक्शन हो सकती है. एक तो मैं अपने लैंड के ऊपर किसी बिल्डर को बुलाऊं और उसको बोलूं कि प्लीज कंस्ट्रक्ट कर दो, तो he is constructing for me. That is one way of constructing. The other way of constructing is builder has a land either under development agreement or as a owner, and he enters into agreement with the buyer कि भाई मैं आपके लिए एक फ्लैट दूंगा. So that is under construction and ultimately flat would be sold along with the construction. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस एंट्री को एग्जामिन किया, अभी पवन was explaining this also, they said that legislature has the power to decipher a transaction and tax one element of it by deeming it to be a service. So what was that element? The element was out of this transaction of sale of immovable property, they
they carved out construction portion. उन्होंने कहा इस कंस्ट्रक्शन को हम इसमें से बाहर निकाल देंगे, जबकि वो उसका पार्ट अलग से नहीं था. Party is never intended to have construction separately. Transaction economically was a transaction of sale of flat, sale of building, sale of unit, sale of shop, sale of godown. It may be in different forms. But they said out of this हम sale of land पे टैक्स नहीं लगाना चाहते, sale of building पे टैक्स नहीं लगाना चाहते, उसके कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट के ऊपर हम टैक्स लगाना चाहते हैं. तो अब पॉइंट ये आया कि क्या एंट्री 49 इसको अफेक्ट कर सकती है? द आंसर इज नो. बिकॉज जब एंट्री 49 को एग्जामिन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एंट्री 49 इज नॉट एन एंट्री पर्टेनिंग टू ट्रांजैक्शन इन लैंड और ट्रांजैक्शन इन बिल्डिंग. इट इज सिंपली अ टैक्स ऑन लैंड ऑन बिल्डिंग. तो सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का होना ही काफी है एंट्री 49 के लिए. तो they have, Supreme Court has always given very wide definition and very wide scope and ambit to these entries of lists, because entry को उन्होंने बोला these are not entries like our schedules in the act, they are topics. The word used by the Supreme Court is they are topics of legislation. तो उन्होंने बोला ये जो topics और subjects of legislation है, ये सिर्फ merely एक बात बताई गई कि इसके ऊपर लगाना है, उसके बाद governments have very wide power while applying those. तो उन्होंने बोला कि ये जो लैंड और बिल्डिंग की बात है, ये ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे. ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लैंड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग इज डिफरेंट. और इसको अगर मैं और थोड़ा गहराई में लेके जाऊं तो एक बार वेल्थ टैक्स को इस बात पे चैलेंज किया गया कि वो टैक्स ऑन लैंड और टैक्स ऑन बिल्डिंग है, क्योंकि वेल्थ टैक्स के लिए लैंड और बिल्डिंग इंक्लूड होती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वेल्थ इज एन एस्पेक्ट डिफरेंट फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, इट्स कंप्यूटेशन में बी डिपेंडेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. So ultimately the way the law developed it was that a transaction of land and a transaction of building is not covered under 49. What is covered under 49 is the existence of land and building. So therefore the state and the center in exercise of powers under 246 capital A, namely imposition of GST, have the power to impose tax on land, have the power to impose tax on building when it is transacted, because anyways GST तो है ही सप्लाई बेस्ड टैक्स है. तो whenever there is a transaction of land and building उस पे लग सकता है, और वो रेंटल्स पे लगा रहे हैं, वो लीजेस पे लगा रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म लीजेस पे लग रहा था पहले, बाद में उन्होंने कुछ केसेस में एग्जेम्पशन दी. तो इट इज नॉट दैट दे आर नॉट टैक्सिंग लैंड्स, इट इज नॉट दैट दे आर नॉट टैक्सिंग बिल्डिंग्स, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक ट्रांजैक्शन को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, सेल ऑफ लैंड को, सेल ऑफ बिल्डिंग. तो नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली दैट इज द पार्ट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि लेजिस्लेटिवली उन्होंने लैंड पे टैक्स नहीं लगाया सेल पे, ना बिल्डिंग की सेल पे लगाया, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे लगाया. लेकिन हुआ क्या, जो हमारी एक सोच है टैक्स जो लोग बनाते हैं उनकी, वो किसी तरीके से, आई वुड नॉट से, बिकॉज व्हेन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग वी कैन नॉट एट्रीब्यूट मोटिव्स टू इट, बट डेफिनेटली देयर इज सम फॉर्म ऑफ, आई वुड से देयर इज अ गैप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टैक्स लॉज. इकोनॉमिक्स ये है कि जब मैं पूरा मकान बेच रहा हूं उसमें से कंस्ट्रक्शन की वैल्यू जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकती है. लेकिन जब उन्होंने टैक्स लगाया एक्चुअली, तो उन्होंने क्या कहा, सेल ऑफ फ्लैट से शुरू करो, क्योंकि वो बहुत बड़ा नजर आता है, बड़ा सबको अच्छा लगता है. तो उन्होंने कहा सेल वैल्यू से शुरू करो और लैंड के लिए 1/3 को माइनस कर दो, तो अपने आप कंस्ट्रक्शन निकल आएगी. दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन, एंड व्हेनेवर देयर इज ओवर सिंप्लीफिकेशन इट लीड्स टू एब्सर्डिटीज. बिकॉज अगर आप देखें हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमेशा जब भी कोई बिल्डिंग बिकेगी तो उसमें लैंड 1/3 ही होगा. गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक, गोवा से लेके मिजोरम तक, सिक्किम तक, गिरनार पे, आप पहाड़ पे भी चढ़ जाओ जहां वैसे लैंड की वैल्यू नहीं है, वहां कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाफ नहीं आ जाएगी, क्योंकि 50 रुपए किलो तो वहां पे वो जो ऊपर ले जाता है सामान उसको देना पड़ता है. तो 5 रुपए किलो सीमेंट को 50 रुपए किलो तो आपको उसकी लेबर देनी पड़ती है ऊपर चढ़ाने की. तो ऐसे में यू आर सेइंग कि वहां पर भी 1/3 है लैंड, और जो शहर है, शहर के अंदर दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी 1/3 है, नांगलोई में भी 1/3. दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन, दिस इज स्टाइल ऑफ इंडियन वर्किंग. Puneet ji, one question in this which I indirectly asked to Pawan also, whether you treat this transaction as a sale of land, because if you see entry 49, that is talking about land and building only per se, existence. And when you see the excluding entry in schedule 3, it is talking about sale of land and sale of building. Forget about 5B.
So now in this case, when there is a construction and when there is a exclusion of element of unapportioned portion of the land, do you treat it as a sale of land, and hence why you want it to be excluded on the basis of a machinery or on the basis of a rules, on the basis of the market value or whatever, that it should be excluded? This is my question. You are right. आपका क्वेश्चन अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि somehow we have had this perception कि only sale of land is excluded. इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ खाली सेल ऑफ लैंड एक्सक्लूडेड नहीं है, सेल ऑफ बिल्डिंग भी एक्सक्लूडेड है. सिर्फ एक चीज इंक्लूडेड है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स. दैट इज ओके. सेल ऑफ बिल्डिंग. सो व्हेन द टैक्स इज ओनली ऑन कंस्ट्रक्शन, तो आप जो पूरा बेच रहे हो वो डेफिनेटली सिर्फ कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं. तो यू हैव टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन बिकॉज यू कैन ओनली टैक्स कंस्ट्रक्शन. दैट इज द मैंडेट ऑफ योर लॉ. No, what I want to say, the exclusion in Schedule 3 is by way of sale of land. Construction and is sale of building. Fine. But when we are going to tax the construction, so do you think while calculating the value of construction, what we are deducting is the value of sale of land? That is the question. If it is a value of sale of land, then your version is correctly right. But एक एग्जांपल ले लेते हैं. आप जो कह रहे हैं उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से किसी ने एक 5 एकड़ जमीन के ऊपर 5000 स्क्वायर मीटर का एक बहुत बढ़िया गोडाउन बना दिया और बनते बनते उसका अग्रीमेंट हो गया. यही फैक्चुअल यही केस है कि भाई ये इसी तरह का केस है. अग्रीमेंट इज प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन. वो अग्रीमेंट हो गया और कुछ पैसे आ गए मेरे पास. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी लुक एट 5B, इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर विच इज टैक्सेबल. तो जो इंप्लीमेंट कर रहा है लॉ को, यानी जो रूल्स बना रहा है या जो भी वैल्यूएशंस हो रही हैं, दैट इज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स. अब ये जो बिल्डिंग में बना रहा हूं विच इज द गोडाउन, क्वेश्चन ये है ही नहीं कि मुझे लैंड एक्सक्लूड करना है कि नहीं करना. क्वेश्चन ये है, दैट्स व्हाट इनफैक्ट आई शुड मेक माई सेल्फ मोर क्लियर. आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है एंड आई वुड ट्राई टू बी मोर क्लियर. देयरफॉर द सब्जेक्ट ऑफ द लेवी, द इंपोजिशन इज ओनली द कंस्ट्रक्शन. तो लैंड को इंक्लूड करना या ना करने का तो सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि टैक्स ही कंस्ट्रक्शन होनी है सिर्फ. तो अब जो बात, इसीलिए जो अग्रीमेंट था सेल ऑफ गोडाउन का, लेकिन उसमें से टैक्स किसको करना है? सिर्फ सेल ऑफ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन को. तो अब जो भी कोई मेथड होगा वो कंस्ट्रक्शन को ही टैक्स कर सकता है, कंस्ट्रक्शन को ही वैल्यू कर सकता है. सो आई एम नॉट टॉकिंग देयरफॉर ऑफ exclusion of land. I am saying where is the question of starting from the value of the whole 5,000 meter sale of this godown. You should have asked me, the department should have asked me, the rule making authority should have asked the rules to be framed in such a manner that they should have asked the person who is constructing कि भैया तुम्हारी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू क्या है, बता दो अपनी किताबों से. अगर वो नहीं पता तो हम कोई मेथड बता देते हैं, उससे वैल्यू बता देना. But Puneet ji, this is the only difference. What I am saying, the value of unapportioned portion of land is not a sale of land per se, and the whole amount is the value of construction. You try to understand what I am saying. The whole amount is the value of construction. Reason being, the unapportioned portion of sale is not excluded in Schedule 3. It is the sale of land per se. And whatever deduction we are giving, it is the government's prerogative to allow any abatement from valuation. There are certain specific rules which allow certain valuation rules. There are certain specific circumstances where the special valuation mechanism has been prescribed. Can you treat this a special valuation mechanism of the whole value of construction, which includes the unapportioned portion of the land? That is the lastly I am saying, because फर्क ये हुआ रोहित जी, फर्क सिर्फ एक ही बात का हुआ मेरे और आपके में. आप ये कह रहे हो कि क्या हम इसे पूरे को, सेल को ही, ट्रांजैक्शन को ही कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से वैसा नहीं है. अगर आप लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स को देखोगे और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को देखोगे, जो आपका लार्सन एंड टूब्रो जस्टिस लोडा ने ऑथर किया था, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, और उन्होंने इसमें कंस्ट्रक्शन पोर्शन को भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला था. ही सेड दैट लैंड वैल्यू कैन नॉट बी इंक्लूडेड. लाइकवाइज जो आपने इनकम टैक्स में भी जब आप कैपिटल गेन टैक्स देते हो, तो जब आप लैंड और बिल्डिंग इकट्ठे बेचते हो, एज अ यूनिट बेचते हो, तो लैंड को सेपरेट कैपिटल एसेट मानते हैं, बिल्डिंग को सेपरेट कैपिटल एसेट मानते हैं, कभी भी अलग नहीं मानते. एंड इट इज बिकॉज ऑफ फंडामेंटल रीजन that these two are different capital assets, identifiable. अगर आप इनकम टैक्स एक्ट देखोगे वहां कहीं नहीं लिखा हुआ,
लेकिन इफ यू गो टू द मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन इन डीवी रामचंद्र राव, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है दैट इवन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग लैंड रिमेन्स एन आइडेंटिफाइबल एंड सेपरेबल कैपिटल असेट। और ये थियरी जो है हमारे यहाँ पे बहुत पुराने समय से चली आ रही है कि जो लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट होता है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, इवन सेपरेट ओनरशिप भी हो सकती है। सारी लीज होल्ड लैंड जहां पर है वहां पर आप बिल्डिंग जब बनाते हो, आप बिल्डिंग के ओनर होते हो, लैंड जो है वो उसी की ओनरशिप में रहती है जिसने आपको लीज दिया है। इस तरीके के एग्जांपल्स इंडिया में खूब हैं, लेकिन और मैं एक लास्ट बात के साथ इस बात को खत्म करूंगा, साउथ इंडिया में तो इवन इन दोनों चीजों की रजिस्ट्रीज ही सेपरेट होती है। आप लैंड को रजिस्टर करके कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट एंटर करते हो, कंस्ट्रक्शन की उसके बाद रजिस्ट्री नहीं होती। तो इट इज समथिंग विच इज वेल एक्नॉलेज्ड एंड एक्सेप्टेड। और सर्विस टैक्स के जमाने में आपको मेरे से ज्यादा याद होगा कि उन्होंने लिखित में सर्कुलर दिया था जहां पे उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि साउथ इंडिया के अंदर इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं और नॉर्थ इंडिया के अंदर डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, बट एक्नॉलेजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग कि इंडिया रिकॉग्नाइजेस सच लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स दिस इज टू बी डिबेटेड, बट फिर तो ये इनोवेटिव सटरफ्यूज हो गई कि ऑन द वन हैंड वी से दैट वी डोंट वांट टू टैक्स रियल एस्टेट sales because we are charging stamp duty, and on the other by some crafting language I try and figure out that to bring the whole of this into the tax net and giving 33% and calling it as a legislative wisdom of granting some exemption abatement whatever they want to do. but मेरे को लगता है कि इसके ऊपर थोड़े डीपर थॉट की डेफिनेटली जरूरत है और इससे बहुत रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नुकसान भी हो रहा है इस कारण से। नहीं तो अगर हम ये व्यू ले तो इसका मतलब ये होगा जो 33% है गवर्नमेंट मेरे को हम ये माने कि गवर्नमेंट मेरे को इंसेंटिव दे रही है, तो 33% को टैक्स नहीं कर रहे। अगर पूरा कैनेडा में थी, यस सॉरी हाँ आप कंप्लीट कर। मैं तो ये कह रहा था कि अगर वो इस तरह से हम ले तो हम ये समझे कि मेरे को रादर गवर्नमेंट ने 33% छोड़ के कोई बेनिफिट दिया है। करेक्ट करेक्ट। अगर आप ये मानोगे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन इज द होल, यस then it is a benefit. Yes. But अगर आप ये मानोगे कि सब्जेक्ट मैटर ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, then it is not a benefit, it is a right, and in fact they are subterfuging the right by putting it in this way. And even when we do the registry, there is a separate land valuation in the registry. Circle rate is calculated separately. How can they say this is the full construction value? Yes. कंस्ट्रक्शन को ये बोलना कि लैंड उसमें इंक्लूड है, ये फंडामेंटली थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा फंडामेंटली उतना साउंड नहीं है। और ये और अगर जिस तरीके से डेवलप भी हुआ है लॉ, जैसे ओनली एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन की जो सुरेश कुमार बंसल में बड़ा अच्छे से उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है कि उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजैक्शन के, एक लैंड होता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर लेबर और मटेरियल होते हैं। तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स इवन बाय देयर ओन आस्किंग वाज, इनफैक्ट अगर आप जीएसटी काउंसिल मिनट्स देखो, दे आर आल्सो गिविंग एक्सक्लूजन फॉर लैंड ओनली, they are also not treating it to be not sale of land. What they are only saying is that for the purpose of simplification let us put 1/3, but what I am saying is it is oversimplification leading to absurdity. Thank you पुनीत जी। संजय भाई, thank you for giving me the opportunity. सर आपको तो हम अभी बहुत सुनते, बट कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट हमें आगे बढ़ना होगा दूसरे टॉपिक पे। जरूर आप आगे बढ़िए, और मैं आज थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा एक दूसरा सेशन है, तो मैं आज आपसे थोड़ा सा आई वुड वांट कि आप मेरे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने पहले कहा था तो हमने आपका जो वैल्यूएबल रिमार्क है अपने टॉपिक पे वो लिए, तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे बाकी पैनलिस्ट रोहित जी, विपिन जी हमारे साथ हैं ही, पवन जी भी हमारे साथ हैं। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स के इस पवन जी के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें एक बार लास्ट में लेंगे जरूर। और मैं पवन जी के लिए कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में जो रिसर्च टॉपिक हमने असाइन किया वो बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने उस पर रिसर्च करी है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल से लेके और आज के लॉ तक सारे केस लॉज और रिट पिटिशंस और सर्विस टैक्स में क्या था सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया। तो इनके लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने अटेंडीज से भी एक बार बहुत जोरदार तालियां। पवन जी हमारे साथ हैं अभी एंड तक, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम लास्ट में लेंगे। नाउ विदाउट टेकिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पुनीत जी।